हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और साथ ही अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे, आज का विषय वस्तु है न्यूटन्स थर्ड लॉ। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने देखा न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ के बारे में अगर हम रिकेप करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का कहना ये है कि किसी भी वस्तु को उसके स्थिर अवस्था से गतिशील करने के लिए या गतिमान अवस्था से स्थिर करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है। बिना बल के कोई भी वस्तु अपने विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को नहीं बदल सकता, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। दूसरा नियम जो न्यूटन का ये कहता है कि जो बल लगना है ऑब्जेक्ट पे, चाहे गतिशील को विराम अवस्था में लाने के लिए या विराम अवस्था से गतिशील करने के लिए, तो वो बल कितना लगेगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक वो बल लगता है F इज इक्वल टू m इंटू m मल्टीप्लाइड बाई a, वेयर m इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास n। सो दिस इज न्यूटन सेकेंड। तो इन दोनों लॉ से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो न्यूटन का पहला नियम है वो हमारा क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहलाता है। क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक, गुण के आधार पर। और गुण क्या है कि विराम अवस्था को गतिशील करता है या गतिमान वस्तु को स्थिर अवस्था में लाता है, यही फोर्स का गुण है। लेकिन वो फोर्स कितना लगता है वो हमको न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है। यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब आप समझते हैं, क्वांटिटी का मतलब मात्रा। और यहाँ पे F इक्वल टू m क्या है, फोर्स की अमाउंट है, मात्रा है, कितने मात्रा में फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स की कहते हैं। और आज का जो विषय वस्तु है वो है हमारा न्यूटन्स थर्ड। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहता है फोर्स के बारे में, आइए आज हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है तो वो अकेला नहीं होता, वो अकेला नहीं होता। मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ इज दैट फोर्स नेवर exists alone. It always exists in A। पहला हमको न्यूटन थर्ड लॉ का पहला स्टेटमेंट किया। दूसरा है कि टू every force applied, जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, there is equal and opposite force, there is equal and opposite force। Now third is the two force
on two different body. Two different, ठीक है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का कहना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स अप्लाइड होता है वो ऑब्जेक्ट भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन उसकी दिशा बिल्कुल अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। फोर्स नेवर एग्जिस्ट अलोन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और फोर्स कभी अकेला, फोर्स एक फोर्स का कभी अस्तित्व ही नहीं है ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है, चाहे कोई भी फोर्स लग रहा हो, तो उसके साथ दूसरा फोर्स भी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे रिएक्शन फोर्स एंड एक्शन फोर्स के। अभी हम पेयर ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा कहना है न्यूटन थर्ड लॉ का, ये जो दोनों पेयर ऑफ फोर्स हैं, तो एक जोड़े फोर्स हैं, और एक जोड़े फोर्स का मतलब कि उसमें दो फोर्स होंगे, जोड़ा का मतलब दो होता है, ठीक है। तो एक जोड़े फोर्स जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगते हैं, वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगते हैं, ठीक है। अब ये कैसे संभव है, चलिए इसके बारे में हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में एक एक बिंदुओं को हम विस्तृत रूप से हम देखेंगे। तो ये देखते हैं, फोर्स नेवर एग्जिस्ट अलोन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो पहले बिंदु को हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप से आप लोग को प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल पे रखा हुआ, ठीक। अब इस के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फिगर ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ये कह रहा है कि फोर्स नेवर एग्जिस्ट अलोन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो इसके अनुसार, और वो पेयर ऑफ फोर्स क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और विपरीत दिशा में होगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो विपरीत दिशा में एक हम फोर्स लेंगे और उसका भी मैग्नीट्यूड हम ऐड करेंगे। तो ये टू फोर्सेस पेयर में हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया और दोनों की दिशा एक दूसरे के सापेक्ष में ये विपरीत, ठीक है। अब तीसरी चीज की बात करें, जो टू फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो जब हम, ये दो लॉ तो इसमें एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें तीसरा जो है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। यहां पर देखिए, ए ने बी के ऊपर बल लगाया, जिसे हम लिखेंगे एफ ए बी, ए के द्वारा बी पे, और न्यूटन थर्ड लॉ के आधार पर जैसे ही हम ए के द्वारा बी पे बल लगाएंगे, ये बी भी ए के ऊपर में बल लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड पे लगाएगा और विपरीत दिशा में लगाएगा। इसको हम लिख सकते हैं बी द्वारा ए पर, एफ बी ए, ठीक है। तो तीसरी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ पर एप्लीकेबल है, ये चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इस केस में नहीं है, क्योंकि तीनों चीजें तो कोई जरूरी नहीं है कि हर समय तीनों चीज एक साथ लागू हो, ठीक। तो अब इसमें देखें कि इसमें तीनों चीज लागू है, दोनों फोर्स बराबर है, एक दूसरे के विपरीत है। जैसे ही हमने एक फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया, बी ने ए के ऊपर लगाया, तो ये जोड़े बन गए, जोड़ों का मैग्नीट्यूड एक है और दिशा विपरीत है। अब तीसरा इसमें देखिए कि अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ, ये एफ ए बी है वो बी पर एक्ट करेगा और एफ बी ए है वो ए पे एक्ट करेगा। अब देखिए, दोनों फोर्स
दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और यही कहना है हमारा थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, यदि दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जैसे कि पहला उदाहरण हमने किया था कि F लगाया था तो उसके विपरीत दिशा में F फोर्स लगा और विपरीत दिशा में लगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के अगर रहते हैं तो क्या होगा, F माइनस F इज इक्वल टू 0 मीन्स द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0। देयरफॉर नेट unbalanced force is equal to 0, and you know if the net unbalanced force is equal to 0, this object will not move from its position, and if this net unbalanced force is not equal to 0, then what will happen, the body will move in the direction of फोर्स। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, यहाँ पे जब एक पे दोनों फोर्स जैसे हमने लगाया दूसरा फोर्स F एक्ट हुआ, लेकिन क्या जरूरी है कि ये दोनों फोर्स हमेशा बराबर रहे? नहीं। जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ये जो फोर्स है ये फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, और एक ऐसा समय आता है कि फ्रिक्शन फोर्स F becomes less than applied force. In that case F minus F is not equal to 0। अब यहां पर ये कंडीशन ये हो गया, जब if it is not equal to 0 means the object will move in the direction of force। Now let us see the application of Newton's third law। Application of Newton's third law। अब ये न्यूटन थर्ड लॉ का नियम हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पा सकते हैं और कहाँ कहाँ पाते हैं, यानी कि ये नियम हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ लागू होता है। तो सबसे पहले जब हम इसकी एप्लीकेशन के लागू होने की बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं हमारे मोशन के ऊपर, यानी कि जंपिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग एंड मेनी मोड्स। ये पॉसिबल तभी होता है जब न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। अब हमारे चलने में, कूदने में, दौड़ने में या तैरने में न्यूटन थर्ड लॉ कैसे होता है, थोड़ा सा आप सोचिए कि जब आप चलते हैं तो आपके कदम, आपके जो फिट है वो कैसे एक्शन करता है जमीन पे। ठीक है, आप जब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब कदम आगे रखते हैं और उसके बाद जब भार देते हैं तो आपके फिट जमीन पे पीछे की ओर फोर्स लगाता है। ये आपका फिट है, सपोज कीजिए, तो जैसे ही आपने फिट रखा यहां से ये आपको पीछे की ओर फोर्स लगाता है, एक्शन फोर्स। ये पेयर ऑफ फोर्स को हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स लगाई जाती है उसको एक्शन फोर्स बोलते हैं, और जो फोर्स लगे हुए फोर्स का विरोध करती है विपरीत दिशा में जाकर, उसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो जैसे ही हम एक्शन फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हमारे कदम पे, हमारे पैर के तलहटीज में फोर्स लगाता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, एंड दिस इज ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स आवर बॉडी इज एबल टू मूव फॉरवर्ड। हमारा शरीर आगे बढ़ने तभी बढ़ता है जब ये रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई होता है। तो जैसे ही हमने ग्राउंड पे एक्शन फोर्स लगाया, तुरंत ग्राउंड ने हम मेरे पैर के ऊपर में, हमारे पैरों के ऊपर में क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स। और इस तरह से हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब रनिंग की जब हम बात कर, स्विमिंग की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा कि स्विमिंग करते हो तैराक किस तरह से अपने हाथों को आगे पीछे करता है। जब हम आगे करते हैं तो आगे से हम वाटर को पीछे की ओर ढकेलते हैं, दैट इज रिएक्शन। और जब हम पीछे की ओर ढकेलते हैं तो वाटर हमको आगे की ओर पुश करता है, दैट इज रिएक्शन। तो यहां पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हमारा डेवलप होता है।
ठीक है, जितना जोर से हम पीछे की ओर करेंगे उतना ही जोर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन ऑपोजिट। ठीक है, ये हो गया हमारे दैनिक जीवन। उसके बाद तो क्या करते हो गया, इसको हम समराइज करते हैं। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए हमारे दैनिक जीवन में। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन, तीसरा उदाहरण लेंगे, फायरिंग ऑफ गन। फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। रॉकेट प्रोपल्शन, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि रॉकेट कैसे छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो रॉकेट जब स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा रॉकेट है, तो जैसे स्टार्ट होता है इसके पीछे से एग्जॉस्ट गैस, ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस कम्स आउट विथ वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत तेज रफ्तार से पीछे की ओर बहुत ही प्रचुर मात्रा में एग्जॉस्ट गैसेस का निकलना होता है, और ये जैसे धरती से टकराते हैं, ये ग्राउंड से जब टकराते हैं तो ग्राउंड इसको रिएक्शन फोर्स देता है। ये जो गैस है ये एक्शन फोर्स दे रहा है और ग्राउंड हमको रिएक्शन फोर्स देता है, जिसके कारण ये रॉकेट धीरे धीरे उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ फायरिंग ऑफ गन। गन में भी योर पिस्टल, योर राइफल, योर टैंक, योर तोप, कुछ भी हो सकता है गन, जहां से हम गोले दागते हैं या गोलियां हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम गोले दागते हैं तो गोले को मशीन के द्वारा हम फोर्स लगाते हैं, दैट इज योर एक्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो गोला आगे की ओर जाता है, मशीन से निकलने से पहले वो पीछे की ओर बहुत तेज गति से रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण बंदूक या तोप या टैंक वो पीछे की ओर आता है। ठीक है, पीछे की ओर आने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स एंड ejection of bullet is due to the action force. So action and reaction against exist in pair. So these are the three common examples of Newton's third law which can be seen our day-to-day life. Other example are jumping from the boat. अगर आप नाव में चढ़े होंगे और किनारे पर आकर जब आप जंप करते हैं तो हमारा पैर नाव को पीछे की ओर ढकेलता है और हम आगे की ओर जंप करते हैं, वहां पे भी हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। ठीक है, खेल खेल में आप लोग बैलून को आप लोग उड़ाते हैं, बैलून में हवा भर को उड़ाते हैं, बहुत तेज बैलून में हवा भर दिए और उसको पकड़कर और छोड़ दिए, तो छोड़ने पे क्या होता है, उसमें भरा हुआ गैस नीचे की ओर आता है, जो गैस बाहर जैसे रॉकेट में निकलता था वैसे उसमें निकलता है, और वो हमारा थ्रस्ट फोर्स होता है जो कि अप्लाई होता है आपके जमीन पे, और जैसे ही वो थ्रस्ट पे जमीन पे अप्लाई होता है, जमीन हमारा रिएक्शन फोर्स देता है और बैलून हमारा ऊपर की ओर भागता है। पीछे की ओर थ्रस्ट फोर्स, दैट इज द एक्शन फोर्स, और आगे की ओर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन गोली के केस में हम एक्शन फोर्स आगे होता है, रिएक्शन फोर्स पीछे होता है, लेकिन रॉकेट प्रोपल्शन में एक्शन फोर्स हमारा पीछे होता है और रिएक्शन फोर्स हमारा ऊपर की ओर होता है। तो ये सारे उदाहरण है आपके दैनिक जीवन में। नाउ लेट अस discuss an important theorem related to Newton's third law, that is law of conservation of momentum. ठीक है, ये लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें हम सेकंड और थर्ड लॉ का अप्लाई करके, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ अप्लाई करके हम इस लॉ को प्रूव करते हैं।
तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमें ये जानना है कि ये नियम है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेट अस रिकॉल द टर्म मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट द मोशन कंटेंट्स इन ए बॉडी, and momentum, which is denoted by small letter p with arrowhead, is equal to the mass of the body multiplied by its velocity. This is momentum. Mass into velocity is called as momentum. This is the mathematical definition. In your textual definition, dictionary meaning, you can see that momentum is the quantity of motion contained in a body. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बताएंगे। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब कभी भी दो वस्तु आपस में टकराते हैं तो टकराने से पहले का दोनों वस्तुओं का मोमेंटम और टकराने के बाद का दोनों वस्तुओं का मोमेंटम हमेशा बराबर होता है। यानी कि अगर टकराने से पहले का मोमेंटम यदि हम P1 लेते हैं और टकराने से बाद का मोमेंटम हम P2 लेते हैं तो P1 और P2 हमेशा बराबर होता है, वेयर P1 इज द मोमेंटम बिफोर कोलाइजन and P2 is momentum after collision. P1 P2 क्या है ये हमने यहाँ पर बताया, P1 बिफोर कोलाइजन, P2 आफ्टर कोलाइजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। अब मोमेंटम बिफोर कोलाइजन किस दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, तो किसका हम मोमेंटम ले रहे हैं? दोनों के मोमेंटम के सम ले रहे हैं। मींस P1 इज सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज। दोनों बॉडीज का टकराने से पहले का मोमेंटम को जब जोड़ते हैं तो हमको P1 मिल गया, और उसी प्रकार से P2 भी सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द कोलाइजन। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लोग एनसीईआरटी के बुक में या किसी भी और भी बुक जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं या स्कूल से आपको रेफरेंस बुक मिला हुआ है तो उसमें आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट आप लोग नोट में लिखेंगे और याद करेंगे। यहां पर आप समझ लीजिए कि उसी स्टेटमेंट को मैं बता रहा हूं, बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलाइजन, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। नाउ लेट अस प्रूफ। आइए देखते हैं कैसा है कि नहीं, और कैसे हम प्रूफ करेंगे? बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में तीन लॉ हैं, तीन लॉ में से सेकेंड और थर्ड लॉ का प्रयोग करके हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रूव करेंगे। चित्र आप लोग बनाएंगे। हमने तीनों चित्र में दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए विथ मास m1, ऑब्जेक्ट बी विथ मास m2, ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v1, ऑब्जेक्ट 2 इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है, अब दो वेलोसिटी है, इसका भी इसका भी। आप देख रहे हैं एरो के हिसाब से दोनों आपके एक ही दिशा में आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम यही कंडीशन नहीं ले सकते हैं, आप कुछ भी कंडीशन ले सकते हैं। आप दोनों का विपरीत दिशा में भी ले सकते हैं, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमने जो लिख दिया वही बस। ठीक, सो हमने एक कंडीशन लिया कि दोनों ऑब्जेक्ट आगे पीछे इस तरह से चल रहे हैं, और दूसरा कंडीशन हम इसको मानेंगे
कि u1 इज ग्रेटर देन u2। तो जब दो कार आगे पीछे इस तरह से सीधी रेखा में जब चलेंगे और इसके पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी और ये सीधी रेखा में जाएगी, क्या करेगी, सामने वाले को टक्कर मारेगी, है ना। यही हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो u1 इज ग्रेटर देन u2 एंड एट द सेम टाइम लेट अस सपोज दैट m1 इज आल्सो ग्रेटर देन m2। आप m2 इज ग्रेटर देन m1 भी ले सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन द डेरिवेशन। ठीक, तो ये तीनों कंडीशन लेके ये फर्स्ट फिगर हो गया। सेकंड फिगर हो गया कि अब दोनों चल रहे हैं, अब यहां पर दोनों कोलाइड हो गए, ये दोनों कोलाइड हो गए, टक्कर हो गया दोनों के बीच, तो दोनों एक दूसरे से टच हुए। लेकिन ये जो टच जो है वो बहुत ही कम सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए हो गए। ठीक है, तो टाइम इज वेरी लेस। सो ए दिस इज m1 एंड b दिस इज m2। अब जैसे ये टक्कर होंगे तो ए क्या करेगा, बी को पीछे से टक्कर मार रहा है, सो एक्शन फोर्स लगेगा जिसको हमने नाम दिया एफ ए बी, ए से बी की ओर। जैसे इसके ऊपर में एक्शन फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये बी ए को रिएक्शन फोर्स लगाएगा विपरीत दिशा में और सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा, दैट इज एफ बी ए। ठीक है, अब तीसरा फिगर जो हम बना रहे हैं वो कोलाइजन के बाद का चित्र है। कोलाइजन के बाद की स्थिति हम क्या दिखाएंगे कि तीसरा जो है कि द टू फोर्स एफ ए एंड एफ बी, एफ ए बी एंड एफ बी ए विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो एफ ए बी को हम बी पर दिखाएंगे और एफ बी ए को हम ए पर दिखाएंगे आफ्टर द कोलाइजन। ये तो फोर्स हो गया, लेकिन कोलाइजन के बाद एक और चीज हम दिखाएंगे, जो हमारा वेलोसिटी था u1 a का इनिशियल वेलोसिटी, अब कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार बदलेगी, या तो वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। सो लेट्स टेक द वेलोसिटी आफ्टर द कोलाइजन ऑफ ऑब्जेक्ट a इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर द कोलाइजन भी v2। ठीक है, तो तीनों फिगर का मतलब हमने समझा दिया। अब तीनों फिगर के नीचे ही हम करेंगे ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आए। बिफोर द कोलाइजन ये स्थिति थी, हमने क्या कहा था, द मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन का सम हम लेंगे, तो पहले निकालिए बिफोर द कोलाइजन। सो मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, दैट इज हमको क्या निकालना है, P1 निकालना है। सो P1 क्या किसका मोमेंटम के सम होगा, A1 का मोमेंटम और B का मोमेंटम। तो A की मास कितना है, m1, वेलोसिटी इनिशियल u1 प्लस m2 वेलोसिटी इनिशियल u। ठीक है, आफ्टर कोलाइजन क्या है, P2, this is momentum after collision will be equal to m1 v1 plus m2 v2. This is after collision. लिखिए मोमेंटम। अब ड्यूरिंग दिस कोलाइजन जो लिखे हैं, आप हमने अप्लाइड ए ने बी को मारा, इसलिए हम ले रहे हैं कि एफ ए बी अप्लाइड फोर्स है। सो एफ ए बी अप्लाइड फोर्स हम लिए, उसके बराबर में कौन सा रिएक्शन फोर्स हुआ, एफ बी ए, लेकिन इसका विपरीत दिशा हुआ। जो इसको हम यहां पे लिख लिए इस फिगर के नीचे, एफ ए बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू एफ बी ए। ठीक है, मींस एफ बी ए इज ऑपोजिट टू एफ ए बी इन डायरेक्शन बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तीनों चीज हमने ये लिख लिया। और टाइम कितने सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, से इट इज फॉर टी सेकंड, राइट। नाउ जब टी सेकंड के लिए है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस पूरे मोमेंटम को, ठीक है, ए का मोमेंटम और बी का मोमेंटम क्या है? ए का मोमेंटम होगा हमारा ए का फाइनल मोमेंटम m1 v1 माइनस m1 u1, दिस विल बी द फाइनल मोमेंटम। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और ऊपर में हम आपका डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। तो इतना का हो गया फिगर, और फिगर के नीचे ये हम बेसिक चीजें सबसे पहले नोट कर लेंगे। नाउ मोमेंटम ऑफ ए, से इट इज PA, is what? Final, that is m1 v1 minus m2 m1 u1, फाइनल माइनस इनिशियल, ये मोमेंटम ऑफ ए हो गया, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा? The same, that PB will be equal to m2 v2 final minus m2 u2, ये मोमेंटम ऑफ P हो गया। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, बदलाव, पहले इनिशियल था, ये फाइनल हुआ, तो बदलाव कितना हुआ? फाइनल में से इनिशियल को हम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? T से हम डिवाइड कर देंगे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम PA, यानी PA का रेट ऑफ चेंज हमको निकालना है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू PA मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम T, एंड दिस इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू व्हाट? m1 v1 minus m1 u1 divided by t, let it be equation 1, ठीक है। now rate of change of momentum PB, rate of change of momentum PB, this will be equal to PB upon T, and PB is nothing but m2 v2 minus m2 u2 divided by T, let it be equation second। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, हमको इक्वेशन मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, नाउ अप्लाइंग सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dt of P is equal to force, a constant time of force, यही कहता है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये रेट ऑफ चेंज हमको निकाल लिए, ये रेट ऑफ चेंज जो ए का निकाले हैं वो किसके बराबर होगा? देयरफॉर ए के ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है? फिगर में देखिए, ए के ऊपर में ए द्वारा जो ए के ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? FBA, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए का क्या लिखे थे? m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, ठीक है। अब बी के ऊपर में जो रिएक्शन फोर्स हो रहा है, एक्शन फोर्स, वो हो गया FAB का ले लीजिए। ये क्या होगा? बी के ऊपर में लग रहा है तो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, रेट ऑफ चेंज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है आप बताइए? ये तो सेकंड लॉ अप्लाई हो गया। नाउ अप्लाइंग थर्ड
ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। थर्ड लॉ क्या कहता है? दिस फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो एफ ए बी इक्वल माइनस ऑफ एफ बी ए। ठीक है, अब ये अप्लाई करेंगे, तब इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड में रखिए और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। So, equating 4 and third, equating equation third and fourth, what we get? Equation third was m1 v1 minus m1 u1 upon t, and equation fourth was m2 v2 minus m2 u2 upon t. And here it is negative sign, so put it here negative sign. T get cancelled. Now simplify the equation. Simplify the equation. How we will simplify? Bring the initial momentum on one side and final momentum on the other side by transpose method. तो transpose method से देखिए ये A का इनिशियल मोमेंटम है, ये B का इनिशियल मोमेंटम है, दोनों इनिशियल मोमेंटम एक साथ जब आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस इस पूरे पे लागू हो गया, ठीक है, तो प्लस हो गया, तो इसको आप इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो m1 u1 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और वो ऑलरेडी वहां पर प्लस है, प्लस m2 u2 हो गया ना। ये क्या हो गया? माइनस u2 प्लस माइनस, ठीक है, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, सो m1 v1 प्लस m2 v2, और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट टोटल इनिशियल momentum P1 equal total final momentum P2, जो हमने P1 P2 की बात स्टेटमेंट में कही थी। Hence law of momentum is, और ये law of momentum हमारा 2। So this is all about your Newton's third law and law of conservation of momentum. In the next class, we will see the numerical based on the Newton's third law and law of conservation of momentum. By then, have a good day. Thank you.